कि हमें जो आरक्षण मिला, जो विशेषाधिकार मिला हमको, वो जाति के आधार पर मिला नहीं साथी। मैं कहता हूं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें जाति के आधार पर ये आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है तो किस आधार पर मिली है? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है शैक्षणिक और सामाजिक आधार के पिछड़े लोगों को हम दे रहे हैं। तो आप पाएंगे कि पिछड़ी जाति में गुजरात का जो क्षत्रिय है वो भी उसमें शामिल होता है। कई आप जातियों को पाएंगे कि आप एक जिले में वो पिछड़ी जाति में है, दूसरे जिले में वो ये अनुसूचित जाति में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जाति क्या। फिर दूसरी बात, एससी को जो आपने एक ग्रुप बनाया कि जो अनुसूचित जाति है उसको किस आधार पे दे रहे हैं? आप उसको इस आधार पे दे रहे हैं कि आपने उसके साथ छुआछूत रखा है, उसको समाज से दूर रखा है, उसको दक्षिण टोले में आपने बंद करके रखा है, उसको कहीं जाने नहीं दिया। समय बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। जाति गणना क्यों होनी चाहिए, इस पर बात बहुत हो चुकी है। कब हुआ इस पर भी बात हो चुकी है और पूरी दुनिया में एक स्थापित एक सच है कि दुनिया का कोई भी देश, किसी भी देश का आप नाम ले लीजिए, ब्रिटेन का ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए, जर्मनी का ले लीजिए, फ्रांस का ले लीजिए, दुनिया के कोई भी देश जो आज विकसित देश कहे जाते हैं, दुनिया के सबसे मजबूत देश कहे जाते हैं आर्थिक आधार पर भी और मानवीय आधार पर भी, ह्यूमन जो इंडेक्स है जिसको कहते हैं कि जो लोगों का जीवन स्तर है, खाने पीने, पहनने, रहने, सोने, खाने, सब कुछ, वो जो आज जिस स्तर में पहुंचे हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके पास एक प्लानिंग है, अपनी पूरी आबादी, पूरे नागरिक समाज की उनके पास एक प्लानिंग है। और वो प्लानिंग, उनकी योजना जो है वो कैसे बनती है? वो योजना जो बनती है उनकी कि उनके देश का चरित्र क्या है, वो देश की उनकी गठन जो है, बनावट जो है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं अमेरिका के संदर्भ में, बात करते हैं कि काले और गोरों की बात, कि कालों के साथ वहां एक भेद होता है, तो वहां ये जानकारी हासिल की जाती है और एक अंतराल के बाद, यानी जैसे 10 साल का हमने टाइम फिक्स कर रखा है जनगणना का, उसी तरह से पूरी दुनिया में ये जो अंतराल है वो तय है कि हम हर 10 साल या 5 साल पर ये स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे कि हमारे देश में जो भेद है, जिस भी आधार पे भेद है, जैसे मान लीजिए लैंगिक आधार पे सब जगह भेद, तो वहां पर सारी जगहों पर महिलाओं की और पुरुषों की स्थिति की तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं जो भाषाई है, भाषा के आधार पर, कि भाषा के आधार पर कि किस तरह की भाषा के लोगों का हमारे समाज में वो पिछड़ने की गति बनी हुई है, उसका एक अध्ययन होता है। लेकिन ये शायद भारत पहला देश होगा जो इस बात से, और खासतौर से 1947 के बाद की सरकार इस बात से इनकार करती है कि यहां जाति के आधार पे हम गणना नहीं करते, जबकि पूरी समाज की जो बुनावट है उसका बेस ही हमारे यहां जाति है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जब अल्पमत जब व्यवस्था पर काबिज होता है, जब वो काबिज होता है तो उसके पास एक ही चारा होता है कि वो जो जानकारियां हैं समाज के लोगों के बारे में, जो जानकारियां हैं उसको ज्यादा से ज्यादा छिपाए। इसीलिए आप यहां देखिएगा कि यहां की सरकारों की टेंडेंसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को, जो सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उसको उजागर नहीं होने देते, उसको सामने नहीं लाने देते। और यही कारण है कि ये
लगातार कोशिश की जाती रही कि इस तरह की कोई गणना यहां न हो। और मैं ये समझता हूं कि इसकी एक बड़ी वजह है। क्या बड़ी वजह है? ये क्या कहते हैं, इस बात को समझे हम लोग, इस बात को समझे कि ये कहते क्या है। ये कहते ये है कि इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। और जो मैं बात आपसे ये कह रहा हूं वो ये बात कोई अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, ये सारे दस्तावेज में ये बात है कि जो संतुलन है वो संतुलन क्या है? संतुलन यहां पर जो परिभाषित होता है वो है 10 का 90 पर राज। संतुलन यहाँ का भारतीय समाज का संतुलन ये है कि 10 आदमी 90 आदमी पर कैसे राज करेगा, ये यहाँ का संतुलन है। तो जैसे ही आपके भीतर 90% की आबादी के भीतर जब जब कोई अवेकनिंग होती है, चेतना का विस्तार होता है, चेतना का जब विस्फोट होता है, तब यहाँ का जो वर्चस्व है उसको असंतुलन दिखाई देने लगता है। क्योंकि लड़कियां निकलेंगी तो पढ़ेंगी। जो दलित समाज जिनको कि पूरे आपने पता नहीं कितनी सदियों से आपने पढ़ने से महरूम रखा है, वो पढ़ने की भूख अगर उसमें आएगी तो तेजी से दौड़ के पढ़ाई भी हासिल करेगा, डिग्री भी हासिल करेगा, तो किसको मुश्किल आएगी? किसको मुश्किल आएगी? तो ये जो संतुलन है, ये संतुलन के बारे में कि जैसे ही हम इनका पार्टिसिपेशन, इनकी भागीदारी हम देंगे, हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी कि 10 का जो 90 पे राज हो बिगड़ जाएगा। एक तो ये बिल्कुल सत्ता पे वर्चस्व से जुड़ी हुई बात है, इस बात को हमें समझ लें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए साथियों, इस देश की राजनीति को, इस देश में जातीय गणना तो करानी ही है। ये आपका हमारा फैसला हो चुका है और जब हमने और आपने फैसला कर लिया है तो ये तो कराना ही कराना। राजनीतिक रूप से हमने ये फैसला कर लिया। अब लेकिन हम लोगों को क्या करना, ये महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हम आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि इस बात को जरा ज्यादा ध्यान से हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। हम इस बात को कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जब हम जाति गणना का फैसला करवा चुके हैं, पार्लियामेंट में बहस हुई, पार्लियामेंट में मुझे याद है जिस दिन ये बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, जिसपे कि 2011 का सर्वे हुआ था, उस दिन पार्लियामेंट में एक लाइन आई कि पूरी सभा का, पूरे सदन का ये एक मत है कि जातीय गणना होनी चाहिए। ये सदन के वाक्य है, सदन का वाक्य ही। तो इसका मतलब कि ये फैसला, अब क्या कर रहे हैं वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। पहली कोशिश क्या हुई? पहली कोशिश ये हुई कि जब हमने कहा कि जाति गणना होनी चाहिए तो उन्होंने जाति सर्वे करवाने की बात की, या उसके वो करवाए। सर्वे और जो गणना में फर्क है, इस बात को हमें आपको समझना चाहिए। एक एक्ट है, एक अधिनियम है जिसके तहत आप जनगणना कराते हैं। लेकिन सर्वे जो है वो सर्वे के लिए कोई अलग से कोई एक्ट नहीं है। सर्वे कभी किसी चीज का हो सकता है। और जो एक्ट के तहत जो गणना होनी है, जनगणना जो होनी है, वो कराएगी केंद्र की सरकार। लेकिन सर्वे जो है वो केंद्र की सरकार भी किसी विषय को लेकर करवा सकती है और राज्य की सरकार भी करवा सकती है। ये उसका अपना अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको मैंडेट मिलता है वो इस तरह से मिलता है। इसलिए आपने सुना होगा कि तेलंगाना की सरकार ने कराया, कर्नाटक की सरकार की रिपोर्ट अभी पर बातचीत चल रही है, बिहार की सर्वेक्षण तो आप लोगों ने सुना ही, उसके परिणाम भी सामने आ गए। तो इस तरह से राज्यों के स्तर पर यह सर्वेक्षण अब सरकारें करवा रही हैं। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमें देश के स्तर पर जाति गणना होनी चाहिए। और जाति जब गणना की हम बात करते हैं तो उसके पैरामीटर्स जो होंगे वो पैरामीटर आप तय नहीं करेंगे। वो पैरामीटर जो होंगे यानी कि जिन जिन पहलुओं को लेकर जाति गणना कराई जानी है उसको लेकर ये सभा जैसी है, इस तरह की सभाएं जो है वो तय करेंगी कि क्या पैरामीटर हो। उसको आपको बताना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह के पैरामीटर पर आप जाति गणना की बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे नहीं आपको चलने देंगे। मुझे मेरे पास कुछ
पुराने जो जनगणना हुई जाति के आधार पर, उसमें एक एक गांव के, एक एक शहर के, उस समय जितने भी शहर थे, जिले के बारे में जानकारी है कि अगर चमार जाति में पढ़ने वाले लोग हैं तो इस कक्षा तक के लोग इतने लोग हैं, महिलाएं हैं तो इतनी हैं। यानी कि हर जाति के बारे में एक एक आदमी, उनके पास जमीन है, वो मजदूरी करते हैं, वो मतलब एक एक जानकारियां उनके पास उस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। तो हम ये पहली बात जो स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसका पैरामीटर जो है वो तय होगा हमारे बीच। आप वहां पर हमारे साथ छल कर चुके हैं, एक बार गणना को आपने सर्वे बना लिया, पार्लियामेंट में ये मैंडेट मिला कि आपको गणना करानी है, बहस हुई उस पर कई दिनों तक, और आपने उसके छल करने का काम किया और आज तक आपने उसके पब्लिक नहीं किया। उसको पार्लियामेंट के डिसीजन को आपने मानने से एक तरह से इनकार किया। तो मैं आपसे आज राहुल गांधी का बयान मैंने सुना, पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि ये एक तरह से एंटी नेशनल काम है अगर जाति गणना का आप विरोध कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी एक तरह से काम आप कर कि संज्ञा इसको दी जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो डिसीजन हमारा है, अब इस डिसीजन पर हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठित करना है और आंदोलन करना है, यही अब हमारे हिस्से का काम रह गया और दूसरा काम नहीं रह गया। फैसला तो करवा चुके हम लोग, लेकिन आपको और हमको अब ज्यादा से ज्यादा कैसे आंदोलन हो ये जरूरी है। और जो लास्ट में जो मैं आपसे सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए क्यों ये देरी हो रही है, क्या वजह क्या है। जाति गणना तो होगी, लेकिन जाति गणना में अब एक टूल खोजने का काम हो रहा है। क्या टूल खोजने का काम हो रहा है? एक औजार खोजने का काम हो रहा है कि इनके बीच में हम जो सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रोसेस हम किस तरह से लागू करें कि जो इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? हम नारा लगाते हैं, हम नारा क्या लगाते हैं, जैसे अभी पहेलिया जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये नारा कोई एक जाति के लिए नहीं है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक नारा है, और वो नारा ये है कि जो हमारे देश में जिस तरह की विचारधारा का प्रभुत्व रहा है और जो 10 से 15% लोगों के गिरफ्त में रहा है, उससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए, उससे हमको निकलना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप इसको एक सोशल इंजीनियरिंग यानी कास्ट वर्सेस कास्ट, जाति वर्सेस जाति, जाति बनाम जाति लड़ाने के लिए इसका आप इस्तेमाल करें। जो कि अभी आप देख रहे हैं कि आरक्षण लागू होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट से लेके और जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो क्या काम कर रही है, वो जाति बनाम जाति की लड़ाई को डेवलप कर रही है, उसको पैदा करने की कोशिश कर रही है हर जगह पर। आज जैसे मैंने सुना कि जो आंध्र में जो जाति के आधार पर दलितों के बीच में नौकरियों का बंटवारा हम करें, आज का ये कल का ये फैसला है जो आज हम लोगों को जानने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमें जो आरक्षण मिला, जो विशेषाधिकार मिला हमको, वो जाति के आधार पर मिला। नहीं साथियों, मैं कहता हूं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें जाति के आधार पर ये आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है, तो किस आधार पर मिली? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है शैक्षणिक और सामाजिक आधार पे पिछड़े लोगों को हम दे रहे हैं। तो आप पाएंगे कि पिछड़ी जाति में गुजरात का जो क्षत्रिय है वो भी उसमें शामिल होता है। कई आप जातियों को पाएंगे कि आप एक जिले में वो पिछड़ी जाति में है, दूसरे जिले में वो ये अनुसूचित जाति में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जाति क्या। फिर दूसरी बात, एससी को जो आपने एक ग्रुप बनाया कि जो अनुसूचित जाति है उसको किस आधार पे दे रहे हैं? आप उसको इस आधार पे दे रहे हैं कि आपने उसके साथ छुआछूत रखा है, उसको समाज से दूर रखा है, उसको दक्षिण टोले में आपने बंद करके रखा है, उसको कहीं जाने नहीं दिया। समय हो जाएगा पता नहीं। तो मैं इस तरह से कह रहा हूं जाति के आधार पर यह आरक्षण की बात नहीं है। हमारे दिमाग में अगर ये बात होती है कि जातियों को आरक्षण मिलता है तो नहीं, जाति के आरक्षण के नाम पर अगर किसी को आरक्षण देश में पहली बार मिला है तो 10% का आरक्षण है, जो साफ तौर पे कहता है
कि 10% का आरक्षण जो मिलेगा देश की इन 4-5 जातियों को, ये जाति के आधार पर अगर पहला आरक्षण हुआ है तो 10% का आरक्षण हुआ है। इससे पहले जाति के आधार का आरक्षण नहीं मिला। आदिवासियों को अपने आरक्षण क्यों दिए? क्योंकि आपने उनको दूर रखा, आपने उनको समाज की मुख्यधारा में आने नहीं दिया, उनको पीछे आपने धकेला। तो ये बात दर्ज है, संविधान सभा की बहसों में ये दर्ज है कि हम आदिवासियों को क्यों देना चाहते हैं ये सुविधा। तो साथियों, ये बात कि हम जो 85% की बात कर रहे हैं वो बात जाति बनाम जाति की लड़ाई को ध्यान में रखे बराबर, कि ये कहीं उसका टूल तो नहीं बनने जा रहा है, बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। अगर इस बात को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर ये हमारी लड़ाई का जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें आरक्षण 85% के लिए लेना है, 85% के लिए, 90% के लिए आरक्षण लेना है। हमको कोई कास्ट, इस कास्ट उस कास्ट की लड़ाई में कहीं उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। ये सावधानी हमें पूरे आंदोलन के दौरान, नहीं तो क्या करेंगे ये आपके आंदोलन को इसी बारीक तरीके से तोड़ने का, जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग जो वर्चस्व की जो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो वर्चस्व को बनाए रखने के लिए होती है, लेकिन समाज की सोशल जस्टिस की जो सोशल इंजीनियरिंग होगी वो समाज के वर्चस्व को तोड़ने के लिए होती है। इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। और मुझे लगता है कि हम अपनी लड़ाई जिस हद तक जहां तक ला चुके हैं, उस लड़ाई को हम लोग जिस तरह की सभाएं हम लोग कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, जहां जिससे जो संभव हो सके इसको आप लगातार कीजिए। इस बात के मोहताज मत होइए कि 100 लोग जुटेंगे तभी बात होगी। नहीं, अगर 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग अगर मिल के बात कर रहे हैं, होने दीजिए, कीजिए आप, लेकिन इस पे लगातार हमें और आपको बातचीत करनी पड़ेगी, तभी एक बड़े आंदोलन के शक्ल में हम लोग, आइए जाति गणना जो होनी है उसके लिए हमारा संगठित होना इस तरह से बहुत जरूरी है। ये आगे के लिए, आगे के समाज को बनाने के लिए इसकी जो भूमिका होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। आपने मुझे सुना और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।